हेलो बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। आज उन्हीं टॉपिक्स को हम और डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। जैसे जो सबसे पहले डिस्कशन हुआ था वो हुआ था करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मैं बहुत कम शब्दों में बोलूँ तो करंट क्या है। आप सुनते हो करंट लगना, करंट आप देखते हो, तो करंट बेटा क्या है इसके टर्म में कि करंट जस्ट फ्लो ऑफ चार्ज है। जब चार्ज का फ्लो होता है तो हम क्या बोलते हैं, वही करंट है, वही करंट का फ्लो हो रहा है। और प्रिसाइज जाएं तो क्या, वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। अब और समझते हैं बात को, तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो रही होगी। मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही बोलते हैं करंट का फ्लो। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी होता है, पर ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी करंट का फ्लो होता है उसमें रोल प्ले किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। चलिए, अब जब मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक करंट को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब उसका कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, या कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी वायर के किसी भी पॉइंट पे या कहीं पर भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए, ज़रा देख लेते हैं। मान के चलते हैं किसी वायर के किसी पॉइंट पे हमको, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ करंट फ्लो हो रहा था, और किसी एक पॉइंट पे यहाँ पर आपने पूछा कि सर यहाँ करंट कितना है। मुझे कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर कितना करंट का फ्लो हो रहा है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर मुझे ये पता हो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर नेट चार्ज कितना है, अब इस नेट चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। इस पॉइंट पर नेट चार्ज कितना है और कितने टाइम पीरियड तक वो चार्ज पास हुआ, कितने टाइम पीरियड में कितना नेट चार्ज यहाँ से पास हुआ, अगर ये मुझे पता है तो वहाँ पर कितना करंट ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, ज़रा देखिए, मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है क्या, करंट किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। नेट चार्ज को कैसे डिनोट किया हमने, क्यू से। और हमको क्या पता है, टाइम। अगर हमको पता है कि वो जो नेट चार्ज था वो कितने टाइम पीरियड में यहाँ से पास हुआ, तो क्यू अपॉन दैट नेट चार्ज अपॉन टाइम विल बी इक्वल टू करंट। मतलब हमको नेट चार्ज पता हो और टाइम पीरियड पता हो, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब ज़रा देखिए बेटा, यहाँ पे क्या, ये क्यू के क्या डिनोट कर रहा है, चार्ज डिनोट कर रहा है। वो जो क्यू चार्ज डिनोट कर रहा है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, पता होना चाहिए आपको। चार्ज को हम किससे मेजर करते हैं, कूलाम में। ये डिस्कशन हो चुका है पहले भी। जो हमारा चार्ज होता है उसको मेजर करते हैं कूलाम में। टाइम हमारा यहाँ नॉर्मली सेकंड में रहता है। और करंट के लिए क्या यूनिट है, ये भी हमने डिस्कस नहीं किए, ये भी हम थोड़ा सा नया देखेंगे। चार्ज की यूनिट क्या है, ये आपने पहले ही डिस्कस, पिछले क्लास 9th में ही पता चल गया था आपको कि चार्ज जब कैलकुलेट होता है तो वो कूलाम में कैलकुलेट होता है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं आपको, एक बार फिर से ज़रा देख लीजिए। कोई ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नया है यहाँ पर, बस सिंपल सी बात मैंने आपको बोली, करंट का मतलब है चार्ज। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ तो करंट प्रोड्यूस हुआ, उसी को हम बोलते हैं करंट है। अब उस करंट को मैंने कहा कि जब भी कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, सिर्फ दो चीज़ें। अगर हमको पता हो कि वहाँ से कितना नेट चार्ज कितने टाइम पीरियड में फ्लो हुआ, तो उसी को नेट चार्ज अपॉन दैट टाइम पीरियड, तो वहाँ पर हम करंट जान जाएंगे। जिसको नोट करना होगा वो वीडियो पॉज करके 2 मिनट नोट कर सकता है जो पॉइंट लगे। आगे बढ़ते हैं।
अब जो ये करंट हमको मिलता है, इस करंट की भी एक एसआई यूनिट होगी, जैसे हर यूनिट्स की एक यूनिट होती है। तो करंट की बेटा जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर। मतलब करंट जब भी कैलकुलेट होता है तो एम्पियर में कैलकुलेट होता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल ए से। ये थोड़ा सा हमको याद रखना है। अब जब भी करंट का कॉन्सेप्ट आएगा, जब भी हम करंट को कैलकुलेट करेंगे तो हम एम्पियर में कैलकुलेट करेंगे। कहीं पर आपके बुक्स में या क्वेश्चंस में आपको एक और टर्म सुनने को मिल सकता है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, वो है मिली एम्पियर। कहीं कहीं बहुत कम ऐसा क्वेश्चन, बहुत रेयर ही होंगे आपकी क्लास में, पर हो सकता है कि आप में मिली एम्पियर में बात दी हो। तो मिली एम्पियर इससे भी थोड़ा छोटा है। मैं आपको इसका रिलेशन भी बता देता हूँ कि 1 एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर होता है। आप ये नहीं भूलेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी करंट की डिस्कशन किया होगा या जब भी करंट की बात की जाएगी तो दो चीज़ें हो सकता है दी हों। एसआई यूनिट उसकी एम्पियर होती है, ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम केसेस में एम्पियर ही दिया होगा, हो सकता है कहीं पर मिली एम्पियर दिया हो। जब मिली एम्पियर दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। मिली एम्पियर को भी आपको रिलेशन पता है कि 1 एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर होता है। तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर ले या जिसमें आपको सही लगता है। यहाँ तक बातें सही हैं? ठीक है। तो करंट के बारे में जो ज़रूरी बातें थी वो हम जान चुके हैं अभी, जिससे हम कोई प्लॉट बना सकते हैं। अब देखिए, जहाँ तक बात न्यूमेरिकल्स की है बेटा, तो पहले हम अपना थ्योरेटिकल पोर्शन पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद एक लाइन से जितने न्यूमेरिकल्स बन रहे होंगे हम सारे सॉल्व करेंगे। टॉपिक वाइज सारे न्यूमेरिकल्स बात करते चले जाएंगे। सबसे पहले ज़रूरी हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाए, हमारे पास वो सारे कॉन्सेप्ट हों जिसके बेसिक पे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन एक करके उसको हम देखेंगे। चलिए, अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और उसका छोटा कहीं डिस्कस होता है, कभी कभी दिया होता है बहुत रेयर केसेस में मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर का रिलेशन भी आप जानते हो। अब जो करंट होता है बेटा, उसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस भी है, बस इसको याद रखिएगा। इसका काम बस आपको इतना आएगा कि क्वेश्चन एक नंबर के बन सकते हैं आपके, या ऑप्शनल में बन सकते हैं क्वेश्चन। तो करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस है उसको बोलते हैं एमीमीटर। एमीमीटर नाम की डिवाइस होती है जो करंट को मेज़र करती है। अगर आपको करंट मेज़र करना है तो मार्केट में अवेलेबल है, लोग यूज़ भी करते हैं कहीं चेक करने के लिए कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो वहाँ से आप जान सकते हैं कि किसी भी डिवाइस में या किसी भी कंडक्टर में कि किसी पॉइंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। एमीमीटर नाम की डिवाइस यूज़ होती है, नोट कर लेंगे जिसको ज़रूरत लगती है। अब अगर हम इससे आगे बढ़ें, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने बात कर ली, आपको जितनी बातें करनी थी। करंट के फ्लो को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट होती है एम्पियर और चार्ज। और अगर हमको नेट चार्ज और टाइम पीरियड पता है तो हम उसको आसानी से जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये क्वेश्चन चलिए ठीक था कि करंट सर क्या होता है, करंट चार्ज का फ्लो होता है। किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये करंट फ्लो क्यों होता है, कौन डिसाइड करता है करंट कब फ्लो होगा कब फ्लो नहीं होगा, क्या मैटर है सर कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, या कैसे करंट का फ्लो हो रहा है। इस बारे में ज़रा ध्यान दीजिए। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके लिए, हो सकता है सुना भी हो आप लोगों ने। वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर आप अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम समझ जाएंगे 2 मिनट में, तो हम ये समझने के लिए एबल हो जाएंगे करंट का फ्लो कैसे होता है और कौन डिसाइड करता है कि करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और ये क्या कॉन्सेप्ट है। ज़रा ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम पे ले जाता हूँ। एक सर्किट डायग्राम कंसीडर करते हैं। देखिए, एक सर्किट है, यहाँ पर एक बल्ब कनेक्टेड है, यहाँ सेल है, इधर पॉजिटिवली चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। ये मैंने बनाया है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझाने में। पोटेंशियल में कल मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा बताया था आपको, पोटेंशियल क्या होता है किसी चीज़ का।
यहाँ समझते हैं ज़रा ध्यान से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकली थ्योरी में बता दूंगा अभी इसकी डेफिनेशन क्या है, पर समझना क्या है इसमें ज़रा ध्यान दीजिए कि मान के चलते हैं कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है प्रोटॉन और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। अब ज़रा आप देखिए, इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज है। इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को इधर लाना चाह रहा है और ये जो प्रोटॉन है ये इधर मूवमेंट करना चाह रहा है, मतलब इस साइड वाला इधर आना चाह रहा है, इस साइड वाला उधर जाना चाह रहा है। ज़रा आप इतना दिमाग लगाइए कि इधर ये नेगेटिव चार्ज है, इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये प्रोटॉन इधर बढ़ना शुरू करे तो उसके लिए आसान होगा कि मुश्किल? सिंपल सी बात मैंने बोली, देख लीजिए ध्यान से फिर से कि सेल का एक टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। वहाँ पर जो वायर है उसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब ये प्रोटॉन अगर इधर मूवमेंट करे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और अगर ये प्रोटॉन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करे तो इसको वर्क डन कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या कि अगर ये प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन कभी नहीं चाहेगा कि ये इसकी तरफ आए। ये जब इधर बढ़ेगा तो ये इसको अपने से दूर करने की कोशिश करेगा। और अगर इसी सेंस में ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसको ईजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको हेल्प करेगा। तो इस प्रोटॉन को इस इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने के लिए वर्क डन बहुत कम करना पड़ेगा। और अगर ये प्रोटॉन की पॉजिटिव साइड में ही आना चाहेगा तो इसको वर्क डन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ आने के लिए वर्क डन ज़्यादा होगा, मतलब हाइयर होगा, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए वर्क डन क्या करना पड़ेगा, किसी पॉजिटिव चार्ज को लो। तो यही कॉन्सेप्ट कौन बोलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाता है आपको कि अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लें, अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लें तो उसको किसी भी इन्फिनिटी से या किसी भी प्लेस से किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए, एंड पॉइंट तक लाने के लिए हमको जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और डिफरेंट पॉइंट पे, मतलब अगर हम किसी भी सर्किट का कोई स्टार्टिंग पॉइंट मान लें, एक को एंड पॉइंट मान लें, और वहाँ पर हम देखें कि इसको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो उस सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए उसको जितना वर्क डन करना पड़ता है वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ आने के लिए ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होगा, और यहाँ पर इससे कंपेयर में कम होगा। यही कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। मैं डेफिनेशन भी थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। क्या है ये, वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point। मतलब कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कौन सा पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम ले लें और उसको किसी भी पॉइंट से, इन्फिनिटी दिया गया है, किसी पॉइंट से एक पॉइंट तक लाने के लिए हमको जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और मैंने आपको समझाया सर्किट डायग्राम के थ्रू बेटा कि एक ही सर्किट में डिफरेंट पॉइंट पर एक ही चार्ज, यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए अलग अलग वर्क डन करना पड़ता है, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और ध्यान दीजिएगा, अभी और आगे से हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है और जहाँ कम होता है तो हाईएस्ट टू लोअर की ओर करंट का फ्लो होता है। जैसे सर्किट जब मैंने अभी बनाया था कुछ देर पहले, तो यहाँ पे हाई था, इधर साइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो था। तो इसका मतलब क्या है कि हायर टू लोअर का फ्लो चार्जेस का देखने को हमको मिलेगा। ये डेफिनेशन अगर आप चाहें तो 2 मिनट वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोगों ने इसको बहुत सुना होगा। ज़रा देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। बहुत सिंपल सा अगर मैं बोलूं तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट को अगर हम ले लें, जैसे सर्किट हमने ली थी यहाँ पर, पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, किसी ये एक पॉइंट ले लें और एक ये पॉइंट ले लें। अब यहाँ से यहाँ अगर एक पॉजिटिव चार्ज इधर लिया हमने, एक पॉजिटिव चार्ज इधर लिया, देखिए पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेप्ट में बात हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लाना है तो वर्क डन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा करना पड़ेगा? क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको यहाँ पे लाने के लिए। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर हाई है। और अगर इसी पॉजिटिव चार्ज को हम किधर ले जाना चाहें, नेगेटिव टर्मिनल की ओर, सेल के नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो उस समय हमको वर्क डन कम करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो है। अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सिंपल सी बात ही तो बोली ना। सेल जो होता है, जितनी भी चीज़ें आप देखते हो एप्लीकेंसेस, सेल या बैटरीज में क्या होता है, एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक टर्मिनल होता है नेगेटिव। जनरली पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ही करंट का फ्लो होता है। ऐसा क्यों होता है ये समझ लो आप इस बात से, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, हाइयर टू लोअर ही करंट फ्लो होता है। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव साइड में पोटेंशियल हाई होगा और नेगेटिव साइड में पोटेंशियल लो होगा। इसी की वजह से करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। अब इसमें और सारी चीज़ें जानने लायक हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये बात क्लियर है आपको? तो वही हमने किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इस पॉइंट पे कैलकुलेट किया, इस पॉइंट पे कैलकुलेट किया, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस मतलब क्या कि माइनस करने पे जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, इस ओवरऑल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी सर्किट के किसी भी दो पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकाल लीजिए और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करिए, जो डिफरेंस आ रहा होगा वही क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। और करंट कैसे फ्लो होगा, हाइयर टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्लियर है आपको? अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी हमारे पास है, मैं इसको रफ करके लिख देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो समझ गया वो पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से समझ जाएगा। कुछ नहीं है, बस जो उसका डेफिनेशन बोल रही है, एक सिंपल सी बात बनाया गया है उसको कि एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन आप ले लीजिए, एक यूनिट प्रोटॉन, उसको दोनों साइड पे देखिए कि किधर फ्लो होने में उसको आसानी है, किधर फ्लो होने में उसको दिक्कत है। अब वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भैया, आपने जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया, मान के चलिए इधर प्रोटॉन है, प्रोटॉन ने उसको अट्रैक्ट किया तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, और उस फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा। और वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क डन किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो। वही वर्क डन किस सेंस में आप बात कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सेंस में बात कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें समझ में आ रही है बेटा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट हो या ऐसा कुछ हो कुछ आपने सुना नहीं है, चीज़ें सिंपल सी हैं, बस अप्रोच एक बार दिमाग में बना लेना है। चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम देख रहे थे। तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिमूव्ड। मतलब आपने कितना वर्क डन किया, कितना काम किया, और उस वर्क डन से आपका कितना चार्ज मूव किया। यहाँ पे क्या रहेगा, कूलाम में कितना चार्ज आपने मूव किया। ये दोनों चीज़ अगर आपको पता है तो आप क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में या किसी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप।
अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं, अगर हम टर्मिनोलॉजीज पे जाएं तो V से, वर्क डन W, क्वांटिटी ऑफ चार्जिंग में पहले ही देख चुके हैं। तो अगर इस फॉर्म में लिखा है V इज इक्वल टू W/Q, तो ये भी इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी आप सुनोगे, तो जो आपके लिए थोड़ा सा नाम जो आएगा इसका अभी, वो आपके लिए फैमिलियर है, आप समझ जाओगे उसको और अच्छे से। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं, हम V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिमूव। डिनोट कैसे करते हैं, V इक्वल W/Q। इसकी यूनिट बन सकती है क्या, अरे आपने 9th में सीखा है, इसकी यूनिट हम निकाल सकते हैं कुछ। देखिए वर्क डन क्या है, जूल होता है कि नहीं होता भाई, पढ़े तो होगे ना कुछ 9th में। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और चार्ज की यूनिट कूलाम। तो कैसे लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम भी लिख सकते हैं, और है जूल ऑब्लिक अपॉन कूलाम। ये इसकी यूनिट होती है जो आपने खुद ही डिराइव की, मैंने कुछ इसमें बताया नहीं, ये तरीका आप पहले से ही जान रहे हो। वर्क डन की यूनिट जूल होती है और चार्ज क्या कूलाम में डिनोट करते हैं। इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पोटेंशियल जो है, ये टर्म जो आपने सुना नया, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियली अच्छे से क्लियर हो रहा है। कुछ नहीं डिफिकल्ट है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस दिया गया है। किसी भी पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के टाइम जितना वर्क डन करना होता है या जितना वर्क होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और मैंने आपको सर्किट का एग्जांपल लेके एक सेल को जोड़ के समझा भी दिया कि हमको कैसे चार्ज का फ्लो करने को मिलता है। जिधर पोटेंशियल ज़्यादा होता है और एक तरफ पोटेंशियल कम होगा, तो ज़्यादा वाले साइड से कम वाले साइड में करंट का फ्लो होगा। सिंपल सी बात, अगर आप देखें जो पानी वानी आप पढ़ा होगा आपने कि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से लोअर प्रेशर की ओर फ्लो होता है पानी का, उसी हिसाब से इसमें भी सर्किट में भी होता है, जिसको हम टर्म क्या सुनते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सुनते हैं। अब देखिए बेटा, करंट हमने किससे मेज़र किया था, किससे किया था, एमीमीटर से किया था। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये किससे मेज़र होता है, वोल्ट मीटर से। अच्छा ध्यान दीजिए, यहीं से आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। आपने जो सुना होगा और फैमिलियर होंगे इसके लिए, आपने वोल्टेज सुना है कि नहीं सुना है, जो आपके घर में जो आते हैं पिकेंस से, जो आप यूज़ करते हो स्टेबलाइजर वगैरह वगैरह, उसमें वोल्टेज जरूर दिया होता है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वोल्टेज अच्छे से समझ जाओगे। मैं आपको भी और अच्छे समझा देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस ही जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वोल्टेज बोलते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, दिया नहीं होता कि बैटरी वैटरी जो आती है उसमें लिखा आता है 1.5 वोल्ट का, जैसे नॉर्मली जो सेल आते हैं 1.5 वोल्ट उसमें लिखा मेंशन होता है कितना वोल्टेज है, तो कुछ नहीं है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया गया है। दोनों जो पॉइंट, जो दोनों टर्मिनल हैं, उस दोनों टर्मिनल पे ये एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इस दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस निकाल लिया गया है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो ध्यान दीजिएगा, जब जब आपको ये वोल्टेज दिया होगा समझ जाइएगा कि इसमें इतने पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कि इसके दो पॉइंट अगर हम ले लें और उनके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो उनके बीच का डिफरेंस जो है वही वो दिया होता है। बस क्या यूज़ कर लेते हैं टर्मिनोलॉजी, वोल्टेज। तो वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अभी समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपको। और इसी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल दिखा होता है, पॉजिटिव से इधर साइड करंट का फ्लो होता है। और जितने भी यूज़ करते हैं आप सेल से बैटरी में, सब में मेंशन होता है कितने वोल्टेज है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, करंट भी उतने ज़्यादा तेज़ी से अमाउंट में फ्लो करे। जितना कम वोल्टेज होगा उतना धीमे धीमे करंट फ्लो करता है। आप वोल्टेज कम ज़्यादा भी करते हैं, पहले के टाइम में तो बहुत यूज़ होता है स्टेबलाइजर वगैरह। जब करंट ज़्यादा हो जाता है तो आप वोल्टेज कम कर देते हो, मतलब क्या कर देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस कर देते हो। आप जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस करते हो तो करंट जो फ्लो हो रहा होता है वो भी कम हो जाता है। तो सब ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, और पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट आपका वोल्टेज है। आप वोल्टेज याद रखेंगे, आपको ये चीज़ याद रहेगी। इसको जरूर याद रखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, जरूरत लगती है आपको। तो देखिए, जब भी हम कोई भी सर्किट बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं,
अब ज़रा इस पॉइंट को हम देख लेते हैं बेटा कि अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि करंट कैसे फ्लो होता है, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं। अब अगर करंट की डायरेक्शन की बात करें तो कई जगह आपको सुनने मिलता है कि सर पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, कई जगह आप सुनते हो कि सर नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर इसमें क्या सही है और क्या गलत है? ज़रा ध्यान दीजिए कि जब बहुत पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, जब बहुत पहले ये करंट वगैरह नया नया डिस्कवरी में हुआ था, शुरू हुआ था इस पे बात करना, तो उस समय आपका ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये तो पता था कि एक नेगेटिव चार्ज होता है, पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट में नहीं आया था। तो उस समय क्या हुआ कि जो उस समय के साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने क्या बोला कि जो डायरेक्शन होती है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है, वो किस में होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बोला गया। मतलब कि उस समय क्योंकि ये नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट था नहीं, इलेक्ट्रॉन उतना डिस्कवर हुआ नहीं था, तो हमने सर्किट वगैरह पे उतना इलेक्ट्रॉन की बातें की नहीं थी। उस समय बोल दिया गया कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट का फ्लो होता है, जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। पर हमने जब ये इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट में आया, हमने उसमें इलेक्ट्रॉन देखा, तो हमने सच में जो पाया वो क्या पाया? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको क्या याद रखना है, ठीक है? मैंने आपको क्या बात बताई बेटा कि जिस टाइम पीरियड पर जब ये आया था पहली बार कॉन्सेप्ट में, जब ये चीज़ आई थी, तब उस समय ये कॉन्सेप्ट नहीं था। क्या नहीं था? कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है। तो जब ये कॉन्सेप्ट नहीं था, इलेक्ट्रॉन्स था ही नहीं, तो उन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिव टर्मिनल तो नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है। लेकिन बाद में सच में क्या पाया गया? यथार्थ क्या था? यथार्थ कुछ और था। क्या था वो? कि नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। तो उन्होंने कैसे उसको बताया? उन्होंने कहा कि अब जब आपके बुक में जहाँ ये मेंशन होगा पॉजिटिव और टू नेगेटिव टर्मिनल, वहाँ पर ये भी मेंशन होगा कि ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। ये बहुत अच्छे से आप समझेंगे। ये क्या है? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सर ये कन्वेंशनल डायरेक्शन क्यों उसको बोलते हैं, यही समझना था। कन्वेंशनल मतलब पता है क्या होता है? ध्यान दो। जैसे हमारे घर और में होता है, आज भी आप लोग जब जाते हो, बहुत पढ़ रहे हो, बच्चे शहर में पढ़ घर और जाते हैं, तो जब रोड वगैरह क्रॉस कर रहे हो, आप रोड से जा रहे हो, तो अचानक बिल्ली उल्ली रास्ता काट देती है आपका, तो आप तो चलो ठीक है, थोड़ा पढ़ लिया रहे हो, तो आपको लगता है कि अरे ठीक है हम चले जाएंगे। पर अभी कभी अपने पेरेंट्स को देखो तो कभी रोड क्रॉस नहीं करेंगे। अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो उनके लिए पूरा दिन खराब हो गया, और बाद में जाए खुद ही ठुक जाए ले जाए गाड़ी पर, वो बिल्ली के सब कुछ हुआ। तो कहने का मतलब बेटा क्या है कि ये हमारा कन्वेंशन मतलब होता है रूढ़वादी। हमारे घर में हमारे दादा लोग जो होते हैं आज भी कन्वेंशनल होते हैं, क्योंकि वो उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है वो पुरानी है, और उसको पकड़ के बैठे हुए हैं वो कि ऐसे ही होना चाहिए चीज़ें। टाइम चेंज हो रहा है तो चीज़ों को चेंज होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं कन्वेंशनल। क्योंकि बहुत पहले हम यही मानते थे, तो आज भी थोड़ा सा इसको हम मानते चले आ रहे हैं। क्या मानते चले आ रहे हैं? कि करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। लेकिन आज हमने सच में क्या पाया? कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो वही बातें हैं कि जैसे हम रियल लाइफ में हम कई सारे लोगों को देखते हैं कि रूढ़वादी होते हैं, पुरानी मान्यताओं को आज भी कुछ चीज़ें माननी चाहिए, पर हर चीज़ें नहीं। जो चीज़ें आज के टाइम में गलत प्रूफ कर दी गई, तो आप थोड़ा सा उसको समझो। तो वही हाल इसका भी है कि जब भी आप ये मेंशन करोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो लिख देना कि द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेड टू बी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, वाइल द ओरिजिनल या वाइल जो आज हम मॉडर्न देखा, हमने क्या देखा? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं कैसे मेंशन करना है। बाकी अगर आप नोट करना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। हमने पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से समझ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लिया, करंट के फ्लो में जो दो बातें कही गई थी जो आपको कंफ्यूज करती चली आ रही थी अभी तक कि सर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इसमें मैंने बहुत सिंपल सी बात बेटा आपको बोली कि वही बात है पुरानी वाली कि रूढ़वादी एक चली आ रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप जब भी इसको मेंशन करेंगे तो कन्वेंशनल डायरेक्शन लिख देंगे, और एक जो हमने देखा आज के टाइम में क्या नेगेटिव टू पॉजिटिव, या इसको कहीं ना कहीं मेंशन होता है एक्सटर्नल, द एक्सटर्नल फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव, एक्सटर्नल बाहरी, ऐसे भी लिखा होता है, घबराइएगा नहीं वहां पे। चलिए, तो अब एक नया बढ़िया सा हम कानून सीख लेते हैं। कौन सा कानून है ये? ओम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अब ध्यान दीजिए, ओम वाला लॉ नहीं है, इसका कोई लेना देना वहाँ से नहीं है, हिंदू सभ्यताओं से इसका कोई लेना देना नहीं है, और शंकर जी का लॉ नहीं है, ये ओम्स लॉ है। ओम साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट थे, और जॉर्ज साइमन ओम के नाम से ही ये बना क्या, ओम्स लॉ, क्योंकि उन्होंने इसको बनाया था। अब ओम्स लॉ के बारे में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जानने वाली है वो क्या है कि ओम्स लॉ जो दिया गया था उसने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस किससे किसके, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन बताया था। इन दोनों के बीच का रिलेशन उसने डिटरमाइन किया था। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ये क्वेश्चन एक तो उसका पूरा पूरा लॉ है, लॉ तो आपको पूछेगा, उससे क्वेश्चंस बनेंगे, पर ये जरूर याद रखिए किससे किसके बीच रिलेशन की बात हुई थी। तो ओम्स लॉ जो थे, ओम्स ने अपना कानून कल इसी चीज़ पे दिया था कि इनके बीच का रिश्ता क्या है, इनको इतना इंटरेस्ट था इनके रिश्ते के बारे में, ठीक है ना। तो उन्होंने यही मेंशन किया था। देख क्या कहा था ओम ने, क्या कहा था, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor is directly क्या बोला, एक बार देख लीजिए। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज थ्रू द एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस across its end। इस स्टेटमेंट को अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या बोला था उन्होंने कहा था कि अगर हम टेम्परेचर में कोई चेंज ना करें, टेम्परेचर क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका संबंध किससे डायरेक्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के। अब इसको थोड़ा सा हम फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्या कहा था, इसको हम थोड़ा फॉर्मूले वाइज लिखते हैं। उन्होंने कहा था एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग, करंट को किससे डिनोट करते हैं बेटा, किससे करते हैं, आई से करते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। और यहाँ पर एक चीज क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। ये बातें उन्होंने कही थी। अब देखिए इसको आइज, ये ऐसे, इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इस टर्मोलॉजीज में। और फिर क्या किया कि जब इसको फॉर्म किया तो V इज इक्वल टू आर आई, ये हमको फॉर्मूला मिला। अब सर ये R कहाँ से आ गया, ये आपने क्या लिख दिया इसमें, R तो कहीं डिस्कस ही नहीं है, ये R क्या है। तो बेटा ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटाई गई तो R कांस्टेंट के रूप में आया है, किसके रूप में आया है, कांस्टेंट के रूप में आया है। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर से एक बार ओम्स लॉ बता रहा हूँ। ओम्स लॉ ने
ओम्स लॉ जो था उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन डिटरमाइन किया था कि ये किस तरह से इनका आपस में रिलेशन है। उन्होंने कहा था कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख दें, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ना लाएं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, तो किसी भी पॉइंट पर जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या उसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो ये आर किसके रूप में आ गया, कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। अच्छा, अब सर ये आर की वैल्यू क्या होगी या किस पे डिपेंड करती है, कैसे पता चलेगा? तो बेटा आर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है क्या, वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर के नेचर पे, वायर की लेंथ पे। मतलब क्या, समझिए ज़रा ध्यान से कि डिफरेंट वायर है। जैसे बहुत पतला वायर है, वायर की लेंथ बहुत छोटी है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या कि जो बीच में गैप होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का कम या ज़्यादा है, तो इस हिसाब से ये हमेशा चेंज होता रहेगा। रेजिस्टेंस हमेशा चेंज, रेजिस्टेंस का एक अलग टर्म ही है, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर रेजिस्टेंस, इसका एक अलग टर्म है, इसको हम अलग से पूरा देखेंगे अभी आगे ही रेजिस्टेंस क्या है, उसके बारे में आगे बात होगी। इसका रिलेशन जरूर लिख लीजिएगा आप, मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन नेचर, किस पे डिपेंड करता है, मैं रफ करके लिख देता हूँ बेटा, एक मिनट यहाँ तक नोट कर लिया, जिन्होंने नोट कर लीजिए इसको। तो हमने देखा कि हमारा फॉर्मूला बना क्या, V इज इक्वल टू आई आर। सर ये आर कहाँ से है, आर कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब सर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहेगी जिस टाइप का वायर होगा। मतलब क्या, ये जो आर था वो डिपेंड करता है वायर की लेंथ पे, ठीक है, उसके नेचर पे, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, इससे बातें आप याद रखेंगे। ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, उसका रिलेशन किससे क्या है, इस पे बड़े क्वेश्चन नहीं पर आपके अच्छे खासे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और ये आपको पता रहेगा तो ये जितने भी शॉर्ट या वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन बनते हैं यही सब टॉपिक से बनते हैं कि किससे किसका क्या रिलेशन है या क्या चीज़ें चेंज होंगी जिस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बताया V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल सा क्वेश्चन था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, अगर मेरा किसी सीधा संबंध है, मेरा मेरे पिताजी से कैसा संबंध है, सीधा संबंध है, तो अगर पापा का लॉस होगा, अगर उनका बिजनेस लॉस हुआ तो मेरी पॉकेट मनी अपने आप कम हो जाएगी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और इन्वर्स मतलब क्या होता है कि अगर वो तुम्हारा पड़ोसी जो है, जनरली ऐसा होता है कि जो पड़ोसी होते हैं अगर वो गिरे तो तुम्हारे को क्या लगता है कि अरे मैं ऊपर चला गया, मेरा ग्रोथ हो रहा है। तो नेबर से क्या रिलेशन है हमारा, इन्वर्स वाला है। तो अगर कहीं भी आपने पढ़ा, कहीं भी आपने सुन रखा है कि ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि वो जितना बढ़ेगा उतना वो भी बढ़ेगा, वो जितना गिरेगा उतना वो भी गिरेगा। और कहीं पर ये बोला है वो उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या कि उसकी ग्रोथ इसकी क्या है, इसके लिए लॉस है, इसके लिए कमजोरी है। तो वो आप ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन जहाँ जहाँ भी ये मेंशन किया है, जैसे ये किस पे डिपेंड करता है, ये किससे इसका क्या रिलेशन है, ये सब दिमाग में आपको बनाए रखना है। ठीक है बेटा, तो ओम्स लॉ तक की आज बातें कंप्लीट हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ ये समझ में आ रही हो। इसमें यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट अभी आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें। आपको कहीं पर लगता है कि सर इसमें ये चीज़ इंक्लूड कर सकते थे, इसमें ये बातें थी, तो आप उसको बता देंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा और उसको और अच्छे से मेंशन कर देंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।